गेस्ट हमारे साथ जो मौजूद हैं मध्य प्रदेश से, उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं विवेक त्रिपाठी जी, कांग्रेस के युवा नेता, स्पोक्स पर्सन। बहुत स्वागत करता हूं विवेक जी। दुर्गेश केशवानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। जयप्रकाश पाराशर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। जयप्रकाश जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपका, फिर राजनीतिक मेहमानों की तरफ चलूँगा। जो अमित शाह जी का जो भाषण है वो चूँकि इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि दिग्विजय सिंह 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो पूरे प्रदेश को ही मैसेज दे रहे हैं एक लिहाज से। और उन्होंने उन दिनों की याद दिलाई है जब मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब हुआ करता था और विधानसभा के कई चुनाव इस तुलनात्मक अध्ययन पे ही लड़े गए हैं कि दिग्विजय सिंह के 10 साल बनाम बाकी के साल। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का उपयोग किया, वो जो इस मौके का, और उन्होंने पूरे प्रदेश में जो भी चुनाव है तो पूरे मध्य प्रदेश को संबोधित करने की कोशिश की। राष्ट्रीय मसले भी उन्होंने उठाए, लेकिन अगर आप देखें तो उन्होंने स्थानीय मसलों पर और दिग्विजय सिंह के उस शासनकाल पर ज़्यादा प्रहार किया। तो वो एक तरह से आज जो चल रहा है, आज जो मतदाता है, बिल्कुल उसको भी उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की और दिग्विजय सिंह जी पर बेहद हमलावर थे। विवेक जी, दिग्विजय सिंह जी के परमानेंट रिटायरमेंट की बात कह डाली, ये भी बता दिया कि किस तरह से कथित रूप से किस तरह का शासन था कि मैं गुजरात से दर्शन करने के लिए अहमदाबाद से निकलता था तो दाहोद तक नींद लगी होती थी, लेकिन फिर गड्ढों का साम्राज्य शुरू हो जाता था। किस तरह से आप देखते हैं, यानी पूरा फोकस उनका था कि दिग्विजय सिंह जी यहाँ से उनकी विदाई की बात भी वो पटकथा जैसी लिखते हुए भाषण में नजर आए। जी देखिए, जिस तरीके से अमित शाह जी का भाषण था, ये भाजपा की उसको उजागर करता है। जिस तरीके से चुनाव जीतने के बाद लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करते हैं, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं। निरंतर भाजपा पूरे देश भर में विपक्ष को निशाना बनाती रहती है और मूल मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। मूल मुद्दे जो चुनाव में आज 6 सीटों पे मतदान हो रहा है, उन 6 सीटों पे लगातार आपके सांसदों को जनता ने आशीर्वाद दिया, सांसद चुन के संसद तक भेजा। उन लोगों ने अपने क्षेत्र में क्या विकास किया, उस पर आप बात नहीं करेंगे। बात हम किस पे करेंगे? किसी भी तरीके से भ्रम फैलाने का कार्य करेंगे। पूरे देश के हर समझदार मतदाता जानता है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद में राम मंदिर के लिए हम सब ने सहयोग किया। मैंने भी किया, आपने भी किया, हम सब ने किया। तब जाके भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर का उन्होंने कहा राहुल गांधी जी को बुलाया था, गए नहीं, कर रही है कि ये राम मंदिर भाजपा की वजह से बना है। तो ये आम जनता जो समझदार मतदाता है वो इस बात को भली भांति जानता है कि अगर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो वो सभी की इच्छा से हो रहा है, सभी उसका सम्मान करते हैं। मूल मुद्दे ये है कि आपने विपक्ष में रहते हुए जो वादे जनता के साथ में किए थे, अपनी उपलब्धियों का बखान कब करेंगे? कितना भ्रष्टाचार आप खत्म कर चुके हैं, कितना बेरोजगारी पे आप अंकुश लगा चुके हैं, महंगाई की क्या स्थिति है, इस पे बात नहीं हो रही है। कुछ मुद्दे तो उन्होंने चुनाव रखे लड़े जाने की आवश्यकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा और उससे जुड़े हुए, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे, ये आपका अधिकार है। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा नक्सलवाद खत्म कर दिया, कांकेर में हमला होता है, नक्सली हमला करते हैं, हमारा सैनिक घायल होता है, अस्पताल के लिए रायपुर जाना पड़ता है, इलाज कांकेर में नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं इन विषयों पे भी चर्चा होना चाहिए। आज रीवा और सतना में मतदान है, वहां पे पहले लाखों की संख्या में युवा सेना की तैयारी करते थे, आज अग्निवीर योजना के बाद उनमें रुझान कम हुआ है। आपके मित्र ने कुछ मसले भी उठाए, बहरहाल आपका रिएक्शन। शरद जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शक जो मतदाता हैं आज के चुनाव में, निश्चित रूप से अगर उन्होंने मतदान नहीं किया हो तो घर से निकलें, मतदान करें, क्योंकि आपके मत से देश की दिशा और दशा तय होती है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगे, आपने भी उस पर मोहर लगाने का काम किया। हम जनता के बीच में अगर आज जहाँ पे माननीय अमित भाई शाह जी हैं, वहाँ के दिग्विजय सिंह जी हैं, और दिग्विजय सिंह जी को बंटाधार भी के रूप से भी जाना जाता है। उन्होंने प्रदेश का बेड़ा गर्क करने का काम किया। उद्योग सिर्फ एक ही लगा मध्य प्रदेश में, वो था इन्वर्टर उद्योग, और उसी को ही उद्योगों के में शामिल कर दिया गया मध्य प्रदेश में। लाइट कभी कभी आती थी, उन सब विषयों पे उन्होंने बात रखी। पर निश्चित ही दिग्विजय सिंह जी हमेशा से ही भगवे को आतंकवाद से जोड़ते रहे हैं। गफलत फैलाने में दिग्विजय सिंह जी माहिर हैं। कभी भोपाल में यहाँ पे बैठ के ट्वीट कर देते हैं रावलपिंडी के ब्रिज को, कभी खरगोन में मस्जिद पर भगवा ध्वज लिखाते हुए कर देते हैं। तो ये दिग्विजय सिंह जी का नेचर है, वो इसी नेचर के हैं। और मैं तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से पूरी प्रदेश की जनता का
भी वो करता हूँ कि पूरी देश की जनता की जो मांग है दिग्विजय सिंह को घर बिठाने की, जो माननीय अमित भाई शाह ने जी ने कहा कि इनको परमानेंट घर बिठा दीजिए और उस लीड से बिठाइए। जब भोपाल से वो गए थे, यहाँ से भोपाल की जनता ने देश की भावनाओं को कदर करते हुए उनको 3.5 लाख वोटों से ज़्यादा हराकर, बताइए दुर्गेश जी, इतना प्रेम क्यों है दिग्विजय सिंह जी से आप लोगों को? देखिए हमें मतलब देखिए कि किस आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, पहले बंटा ढार आप लोगों ने कहा, आज भी दिग्विजय सिंह जी का नाम आते ही भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के मुंह से जैसे फूल झरने लगते हैं। देखिए उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं कि फूल झड़ते हैं। अब आप बताइए, गड्ढों में से सड़क को ढूंढना पड़ जाए, तो ये काम उनके 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 उसमें खाते में है वो सब काम। प्रदेश को लाइट अगर बिजली से विहीन करने का काम है तो वो दिग्विजय सिंह जी का काम है। सड़क नहीं दे पाना, बिजली नहीं दे पाना, पानी नहीं दे पाना, जो मूलभूत सुविधाएं आप दे नहीं पाओ और आप बातें करोगे कि भगवे को आतंकवाद बताने का काम करोगे, जाकिर नाइक को शांति का दूत बताने का काम करोगे, तो निश्चित रूप से जो आप फूल बोल रहे हैं वो उन पे तो बरसेंगे ही। जी विवेक जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? देखिए निश्चित ही मैं फिर कहना चाहूँगा, वर्तमान में जो चुनाव है वो मूल मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। यहाँ वहाँ की बातें करके अपनी विफलता को ढांकने का जो प्रयास भाजपा कर रही है, जनता समझदार है, जनता जागरूक है और निश्चित ही बार बार इधर उधर की बातें करने की जगह मूल जो समस्या है आज जिससे आम आदमी जूझ रहा है, उन समस्याओं पर चुनाव में मतदान का अपना उपयोग करेगा और उसी मूल मुद्दों पर, जब आपकी 6 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, 6 सीटों पर लंबे समय से भाजपा के सांसद है, वो अपनी उपलब्धियां बताएं। अपनी उपलब्धियां बताने की जगह वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर अगर उन्हें वोट मांगना पड़ रहा है तो यही उनकी विफलता को उजागर करता है। एक प्रत्याशी पूर्व में अभी विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें आईना दिखाया, हराने का कार्य किया। आगे भी मैं समझता हूं कि जनता जागरूक है और समझदारी के साथ मूल मुद्दों पे अपना वोट का उपयोग। चलिए, आज एक और महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया जो ईवीएम से ही इलेक्शन करने की वकालत करते हुए आगे बढ़ा और काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर उस इरा की तरफ जाने से इनकार कर दिया जो बैलेट पेपर की तरफ जाती थी, यानी जहां मतपत्र होते थे। और एक समय ऐसा भी था कि मत पेटियों में स्याही डाल दी जाती थी जब नुकसान पहुंचाना होता था, और यही वजह थी कि इस व्यवस्था को छोड़कर आधुनिक व्यवस्था की तरफ बढ़ने की कोशिश हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो वीवीपैट से पर्चियों के 100% मिलान को लेकर भी उसने इनकार किया। 2 टेक्निकल चीज़ों को लेकर उन्होंने सहमति की है कि वोटों के पूर्ण क्रॉस सत्यापन की मांग करने वाली ये जो याचिकाएं थी उनको खारिज किया है। लेकिन 2 टेक्निकल चीज़ें उन्होंने ज़रूर मांग की है कि एक तो रिज़ल्ट आने के 1 सप्ताह बाद जो एक टेक्निकल पार्ट होता है ईवीएम मशीन का, उसकी जांच कराने की अपील, जो भी उम्मीदवार जिसे सफलता नहीं मिली है वो उसको लेकर आगे बढ़ सकता है। और एक और पार्ट जो ईवीएम का है उसको भी सुरक्षित रखने की, सील करके सुरक्षित रखने की बात की है। लेकिन प्रधानमंत्री ने बड़ा हमला बोला है विपक्ष के ऊपर इस फैसले के बाद, और उन्होंने कहा कि इसके ज़रिए ही देश को जो धकेलने की कोशिश की जा रही थी, जब मतपत्र लूटे जाते थे, मतपेटियां नष्ट की जाती थी, उस दौर की तरफ जो देश को धकेलने की कोशिश हो रही थी, उस दौर को इस फैसले ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने नकार दिया है। प्रधानमंत्री ने बिहार के अररिया में एक रैली में इसको लेकर हमला बोला। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको सुनाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। ये भी संयोग है कि इससे पहले पैनल में हम झटकों की बात कर रहे थे कि कांग्रेस को बहुत झटके लगते हैं, और कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि ये बीजेपी को भी झटके लगते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी झटकों की ही बात की है। जी
बिल्कुल। और देखिए ये महत्वपूर्ण फैसला क्योंकि कुछ देर पहले ही आया और देखिए आपके आज इलेक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला, और जैसे ही फैसला आया तो मौका बीजेपी को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर सबसे पहले उनकी ही प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है, तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस या पूरी विपक्षी पार्टियों की ओर से ईवीएम पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। वीवीपैट का समर्थन किया जाता रहा और चुनाव से पहले आपको याद भी होगा कि दिग्विजय सिंह खुद एक डेमो दे चुके हैं, इसे लेकर कह चुके हैं कि देखिए कैसे ईवीएम मशीन में सेंध लगाई जाती है, कैसे इसमें एरर होता है, कैसे इससे वोट्स को प्रभावित किया जाता है। ये तमाम तरह की बातें मध्य प्रदेश में भी होती रही और देश की राजनीति में भी होती रही है। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो विपक्षी पार्टियों के लिए निश्चित तौर पर एक झटके के रूप में देखा जाएगा। खुद प्रधानमंत्री ने ये कहा कि सपने को ही चूर चूर कर दिया जो फैसला आया है उस पर। क्या कहेंगे सर आप, इस फैसले को कैसे देखा जाए, क्योंकि लगातार वकालत की जाती रही है कांग्रेस की ओर से ईवीएम को लेकर, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि सब खत्म, वीवीपैट का इस्तेमाल तो हो ही नहीं पाएगा। जिस तरीके से चंडीगढ़ में सत्ता की लालची भाजपा ने निर्वाचन अधिकारी का दुरुपयोग करके जिस तरीके से चुनाव को दूषित किया, तो वो पूरे देश भर ने देखा। 2014 में जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, सैकड़ों उदाहरण है जिसमें ईवीएम सरकारी गाड़ियों में या भाजपा नेताओं की गाड़ियों में मिलती है। निर्वाचन के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो फार्म हाउसों में भाजपा के मिलते हैं। तो उससे चिंतित होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्ष की जो नैतिक जिम्मेदारी है उसी के लिए हम माननीय न्यायालय की शरण में गए थे और बहुत ज्यादा कुछ नहीं मांगा। वीवीपैट की पर्चियों की गणना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, परंतु न्यायालय का निर्णय है, उस निर्णय का परीक्षण करने के बाद आगे हमें उसमें क्या करना है वो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। और निश्चित ही मैं समझता हूं आज हम सब लोगों की जिम्मेदारी है लोकतंत्र की रक्षा करना। भाजपा निरंतर लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है और उनका तो स्वप्न है हमें 400 पार पहुंचाइए, हम संविधान को बदल के रख देंगे। तो निश्चित ही देश का संविधान और लोकतंत्र ये महत्वपूर्ण है और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी। ऐसा क्यों लगता है त्रिपाठी जी कि अगर 400 पार बीजेपी कर लेती है तो संविधान को बदल देगी? इतना ये मैं नहीं कहता, ये भाजपा के उम्मीदवार कहते हैं कि आप हमें जिताइए, हम संविधान को बदल के रख देंगे। ये संविधान कौन? बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान है। हालांकि खंडन भी किया है खुद प्रधानमंत्री ने और अमित शाह जी ने इसका। लेकिन आप ये भी ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी के ही कुछ कैंडिडेट्स ने, कुछ नेताओं ने ऐसी बातें की थी जिसका स्पष्टीकरण पब्लिक और जिस पर खंडन प्रधानमंत्री, लेकिन मुझे लगता है कि उसका खंडन आ चुका है कि ऐसा कोई विचार नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि बीजेपी की तरफ से संविधान को बदल जी। आप दुर्गेश जी, आपने सुनी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी कि आप ईवीएम से ना कराएं, आप मतदान की प्रणाली बदलें, इससे टेम्परिंग होती है। ये कई बार झुंझलाहट भी पैदा करता है सभी लोगों के मन में, मतदाताओं के भी मन में। और क्या दुनिया की ऐसी कोई प्रणाली है भी कि आप अगर संदेह करोगे याद तो हर एक बात याद आएगी, संदेह करेंगे तो करते चले जाएंगे, ये भी एक बात है। जयप्रकाश जी की भी टिप्पणी लूंगा, लेकिन पहले आपकी रिएक्शन जी। देखिए शरद जी, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था जी, और वो ही ये कांग्रेस उसके इर्द गिर्द घूम रही है। और मुझे लगता है कि जब आप जीतते हो तो ईवीएम ठीक है, और हार के 100 कारण होते हैं तो उस कारण में से एक ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का काम कांग्रेस करती रही है। पर मुझे लगता है कि कांग्रेस जनता की नब्ज पहचानने का काम नहीं कर पा रही है। 440 से 40 पे आ गए, पर अभी भी हम वही उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द हैं, उन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द हैं और उसके बाहर निकलने का काम नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पे आप सक्रिय हो तो इसका यह मतलब नहीं हो गया कि आप जनता के बीच में सक्रिय हो गए। सोशल मीडिया डिफरेंट चीज़ है और जनता के बीच में रहना अलग बात है। तो कांग्रेस मुझे लगता है कि उसने इस सोशल मीडिया को ही एक डिजिटल उसको वर्ल्ड मानकर अपनी बातें रखने का काम कर रही है, अपनी गतिविधियां करने का काम कर रही है और अपने इफ एंड बट्स बताने का काम कर रही है। जनता के बीच में अगर आप जाओगे, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनके तकलीफ में, उनके कष्ट में जब आप खड़े रहोगे ना, तब आप जनता की नब्ज को टटोल पाओगे। एक बात नहीं बोली लेकिन आपने। जी बताइए, मैं बोल दूंगा वो भी। हाँ। वो बात यह है कि विवेक जी की बिरादरी यानी कांग्रेस से लोग भी लेके आते रहोगे, नेता भी लेके आते रहोगे, कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में तो दावा कर रहे हैं 4,14,000 से ज़्यादा। ये तो 15 दिन पहले की बात है। देखिए ना शरद जी, उसका कारण ये है ना कि इसी चीज़ को मैं बोल रहा था, आपने उस पर मोहर लगाने का काम किया। जब इतने सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग अगर उस डूबते हुए जहाज कांग्रेस को छोड़ रहे हैं,
तो कांग्रेस के नेताओं को, विवेक जैसे हमारे जो साथी हैं, इन सब लोगों को चिंता करनी चाहिए कि आज आखिर क्या हम भी चाहते हैं कि एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए जो जनता की बातें उठा सके, जनता के हितों की जहां हम कहीं गलत हों तो उस चीज़ को उस ताकत से उठाने का काम करें, क्योंकि लोकतंत्र में ये सब चीज़ों से मिलके ही गुलदस्ता बनता है। और उस गुलदस्ते में अगर हमारे विपक्ष के साथियों को नहीं रखेंगे तो उसमें वो मज़ा नहीं आएगा। पर आप सिर्फ सोशल मीडिया पर पैनिक क्रिएट करने का काम, ट्विटर पर चिड़िया उड़ाने का काम करते रहोगे तो मुझे लगता है कि इसको न तो जनता अच्छा मानती है, न ही और कोई आमजन अच्छा मानेगा। जयप्रकाश जी, दुर्गेश जी ने विवेक जी को आमंत्रण भी दे दिया, मतलब उन्होंने कहा मैं शरद भाई, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये इसको दो तरह से देखता हूँ कि एक तो इस पर जो अभी तक बहुत ज़्यादा बहस की जाती बार बार और ये अंदेशा व्यक्त किया जाता था कि पुराने सिस्टम की तरफ लौटा जाए या लौटाया जाए, उसको एक तरह से बंद कर दिया उन्होंने। कुछ एक राइडर्स लगाए हैं पर्चियों को 45 दिन तक मिलाने के लिए। एक तो जो SLU होता है जो यूनिट, उसको सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखने के लिए निर्देश दिए। तो इसमें लेकिन ये जो 45 दिन तक रखने वाला जो निर्देश है, ये भी मुझे लगता है इसमें भी कुछ और बारीकियां होंगी जो शायद अभी खबरों में नहीं आई है, क्योंकि ये भी एक बड़ी समस्या है कि हर हारने वाला उसको चुनौती दे सकता है। तो वो भी एक बड़ा दुष्कर काम है कि पूरे देश भर में आप 45 दिन के बीच में अगर उस की गिनती के लिए कहें। रहा सवाल ये कि उन्होंने दो चीज़ें कही है कि एक तो 100% जो पर्चियाँ गिनने की बात थी, मैच करने की बात थी, उसको निरस्त कर दिया, जो पॉसिबल नहीं है, हर कोई जानता है, और रेंडमली ही आप उनको मिला सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने यह कहा है कि ये पुराने बैलेट वाले युग में हम नहीं जा सकते, और ये बिल्कुल सही बात है कि हमने रिगिंग को देखा है और उस दौर को देखा है जो बहुत ही ख़राब दौर था एक तरह से। और साइंटिफिकली आप एक इस दौर में, जब विज्ञान के दौर में आप हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी की मदद लें और ज़्यादा सुविधाजनक चीज़ें करें, ताकि 97 करोड़ लोग वोट डालने वाले हैं इस देश में। ये कोई मामूली बात नहीं है, पूरी दुनिया के लिहाज से बहुत बड़ा वोटर साइज है। और आप जब इतने बड़ी संख्या में लोगों से वोट डलवाना चाहते हैं, जाहिर है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी प्रोग्रेसिव, काफ़ी प्रगतिशील फैसला है, और इसमें जो भी राइडर्स हैं, इस सिस्टम में सुधार किए जा सकते हैं। जहाँ तक आपत्तियों का, विपक्षी के आपत्तियों का प्रश्न है, तो इस वोटिंग मशीन के रहते हुए राज्यों में विभिन्न उनकी सरकारें बनती रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित, छत्तीसगढ़ मेनली ख़ासतौर पर, मध्य प्रदेश में तो बालाघाटी है, यहाँ इस चरण में कोई भी ऐसा क्षेत्र मध्य प्रदेश का नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कांकेर और राजनांदगांव के कुछ नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों पर 3 बजे मतदान का क्रम थम जाएगा सुरक्षा संबंधी कारणों के चलते, जिससे सुरक्षित तरीके से मतपेटियों को उनके निर्धारित स्थान तक पहुंचाया जा सके। और अब तक का मतदान का ट्रेंड बता रहा है कि छोटे राज्य मतदान में आगे हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर के हों या छत्तीसगढ़ हो, यहाँ मतदान का प्रतिशत अधिक है, और बड़े राज्य फिसड्डी साबित नहीं हुए हैं, लेकिन छोटे राज्यों से काफ़ी पीछे हैं। तो ये भी एक एनालिसिस का